विशेष तैयारी की मांग करते हैं। हर सिविल जज परीक्षा भी अपने आप में एक विशेष प्रकार की परीक्षा होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट को बिलोंग करती हो। इस न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए हमें एक अलग ही अंदाज में पढ़ना होता है। छात्रों के उत्साहवर्धन हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आप सभी से लाइन्स जो है साझा करना चाहूंगी। ऐ छात्र, तू सूरज को अपना रोल मॉडल बना। ऐ छात्र, तू सूरज को अपना रोल मॉडल बना। समय का प्रबंधन उसी से सीख, निरंतरता उसी से सीख, प्रकाशित होना उसी से सीख। पर जब ढले तो निराश न हो, क्योंकि तू कल फिर आएगा, फिर प्रकाशित होगा। तू अपने आप में एक नई ऊर्जा का संचार कर और प्रगति पथ पर बढ़ता चल। सिविल जज की परीक्षा, जैसे आप सभी जानते हैं, 3 चरणों में होती है। ये जो सेमिनार है विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ही आयोजित किया जा रहा है। इस परीक्षा में हम सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व, तार्किक क्षमता, तुरंत बुद्धि, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशेष प्रकार के प्रकरणों में हम कैसे क्या तकनीक अपनाएं, इन सभी चीजों को अभ्यर्थी के माध्यम से देखा जाता है। अभ्यर्थियों की इन्हीं योग्यताओं का वास्तव में चेक किया जाता है। आज के इस सेमिनार का उद्देश्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें दूसरे चरण की तैयारी में हमें कौन कौन से बिंदुओं की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इस सब के बारे में चर्चा करने के लिए कौन से विषय अधिक ध्यान से पढ़ने चाहिए, कौन से विषय हैं जो जरूरी तो हैं, मालूम तो होने चाहिए, परंतु बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत उन पर नहीं है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय भट्ट कैरियर शेपर से श्री पूर्णेंदु कुमार भट्ट जी। स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हम सबको विदित है कि छत्तीसगढ़ न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ चुका है और मुख्य परीक्षा का तिथि 27 जून को है। आज से अपने पास कुल 29 दिन का समय है और जैसा अभी आपने इस पर प्रकाश डाला कि सूर्य से समय प्रबंधन सीखना है, तो इस 29 दिन में अपने को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी है। मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें कि एक आपराधिक निर्णय, एक सिविल निर्णय, ये दोनों 40-40 अंक के होते हैं और 10 अंक का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और 10 अंक का अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। कुल 4 प्रश्न आते हैं, 3 घंटे में करना है। तो सबसे पहला तो समय प्रबंधन बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान होते हुए कई बार समय के अंदर अगर आपने उसको व्यवस्थित प्रबंधित नहीं किया तो आशानुरूप परिणाम नहीं मिलता है। तो आज हम सभी इस मुख्य परीक्षा की तैयारी के चर्चा के संबंध में एकत्रित हुए हैं। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अभय सिन्हा को कि जो बच्चों के हित में इस व्यवस्था का प्रबंधन किया है, इंदू मैम को, खिलेश्वर को और सभी मेरे विद्यार्थी भाई जो इसमें उपस्थित हैं, उनको मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और आगामी परीक्षा के लिए उनको मैं शुभाशीष भी दूंगा कि वो निश्चित सफल हो। जैसा भी मैडम ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए जो है किन किन विषयों पर ध्यान दिया जाए, तो जैसा हम सब जानते हैं एलएलबी एक लैटिन वर्ड लीगम बैकुलर से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है बैचलर ऑफ लॉज और हिंदी में कहते हैं विधियों का स्नातक। वास्तव में विधि एक अंतर विषयिक विषय है। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में अंतर यह है कि मुख्य परीक्षा तार्किक है, विश्लेषणात्मक है और ये विषय निष्ठ है। अगर हम आपराधिक निर्णयों की बात करें तो मुख्यतः ये 3 विधियों पर आधारित है। भारतीय दंड संहिता। अब जहां प्रारंभिक परीक्षा में हम लोग का बहुत सा ध्यान परिभाषा खंड पे रहता है, वहां पर मुख्य परीक्षा में हमें दंड के धाराओं पर ध्यान देना होगा। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं
कि आईपीसी की धारा 378 में चोरी परिभाषित है, थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 378। एक धारा 378 चोरी को परिभाषित करता है, लेकिन इन डिफरेंट सिचुएशन अ थेफ्ट इज पनिशेबल इन द डिफरेंट मैनर। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो है दंड भिन्न भिन्न धाराओं में दंडित है। जैसे यदि सिचुएशन उस सेक्शन का सेटिस्फाई कर रहा है तो चोरी का दंड 379। थोड़ा सा आप लोग अपना माइक ऑफ करेंगे तो समझ में आएगा बात। सिचुएशन चेंज हो गया तो दंड 380 में हो जाएगा, ड्वेलिंग हाउस निवास गृह में चोरी। सिचुएशन चेंज हो गया, सर्वेंट क्लर्क ने किया तो 381 में आ जाएगा, ये सेवक द्वारा चोरी। और परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया, चोरी के दौरान उपहति कायद कर दिया, 382 आ जाएगा। यानी चोरी का दंड एक धारा में दिया, तो चोरी का अपराध एक धारा में दिया है, हमेशा चोरी ही लिखा रहेगा। लेकिन अगर परिस्थितियों में परिवर्तन आ गया तो वो फिर अन्य धाराओं में दंडित होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि हम जो है अभियुक्त जो चोरी का अपराध कर रहा है उसको जो है आरोपित किस धारा में करें, 379, 380, 381, 382। और ये समस्या हर जगह आएगी। जैसे दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं मैं हर्ट और ग्रीवियस हर्ट का। 319, 320 में उपहति और घोर उपहति परिभाषित है, लेकिन 323, 324, 325, 326, 334, 335, 337, 338 इन डिफरेंट सेक्शन में जो है ये दंडित है। तो पनिशमेंट को हम जो जजमेंट क्लाज पनिशमेंट यूज करना है, तो कहानी पढ़ने के साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वास्तव में जो अपराध की परिभाषा है वो किस दंड के धारा के साथ मैच कर रही है। इसके लिए उन जो पनिशमेंट सेक्शन उनके एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एलिमेंट ध्यान नहीं होगा तो जो कॉमन सेक्शन लगता है वो आप लगा के चले आएंगे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रहता है कि प्रायः हमारा आदत रहता है इम्पोर्टेंट सेक्शन प्री में पढ़ने का, लेकिन मेंस में सेक्शन वेरिएट कर जाता है अकॉर्डिंग टू स्टोरी। हमने वेपन्स यूज किया है, हमने पब्लिक वे पे किया है, हमने जो है किसी को इंजरी पहुंचाया है, हम ड्रंक कंडीशन में कर रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से पनिशमेंट सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पनिशमेंट सेक्शन पे फोकस होना पड़ेगा। दूसरा हमको ध्यान देना चाहिए आईपीसी के ही बारे में कि जो क्रिमिनल पनिशमेंट है, स्पीकर आप लोग आप करेंगे समझ में आएगा। एक मिनट, ओप्पो 115 प्लीज आप अपना माइक बंद कीजिए वरना फिर रिमूव करेंगे। नहीं वहीं से आप सबको क्रिस्पर जी Oppo सबको वहां से 115 म्यूट कर दीजिए, वहीं सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर। मैम इमीडिएटली म्यूट कीजिए जो भी वॉइस अपना ऑन म्यूट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो जो है एक और समस्या आती है, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि एक अनलॉफुल पिस्टल, जिसको कट्टा भी हम लोग बोलते हैं, एक अनलॉफुल पिस्टल लेके पब्लिक प्लेस पर ड्रंक कंडीशन में बी को मार रहा है। तो अब देखिए एक अनलॉफुल वेपन उसके पास है, ड्रंक कंडीशन में नशे की हालत में पब्लिक लोक स्थान पर है, और बी को उसने जो है उस पिस्टल से मार दिया, उसको उपहति हो गया। तो हमारा माइंडसेट ठीक है कि 326 का अपराध हुआ है क्योंकि उसने जो उसको चोट पहुंचाया है, या अगर केस में लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु संभव है 307 हो जाएगा। लेकिन जजमेंट राइटिंग में ये भी ध्यान रखना है कि उसके पास अनलॉफुल वेपन्स है, और यदि कोई व्यक्ति किसी अनलॉफुल वेपन्स का किसी को जो है क्षति पहुंचाने में प्रयोग करेगा तो ये आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत भी ऑफेंस होगा। तो 326 आईपीसी के अपराध के साथ साथ उस पर आर्म्स एक्ट 25 भी लग जाएगा। पब्लिक प्लेस में ड्रंक कंडीशन में वो जो है पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर रहा है फायर करके या कुछ करके, एक्साइज एक्ट का 36F इसमें लग जाएगा।
तो ये एक जजमेंट राइटिंग की थोड़ी समस्या ये है कि हमको स्टोरी के साथ साथ वो कहानी क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमको चार्ज फ्रेम करना होता है। तो जो जो घटना होती जाएगी उसका उसका आरोप लगाते जाएंगे। इसलिए जो है क्रिमिनल मामलों में पनिशमेंट सेक्शन पे फोकस होना पड़ेगा। इन जनरल आईपीसी के लगभग धारे हमको धारा पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है? अफेंस अगेंस्ट बॉडी, चोरी, उद्यापन, लूट, आपराधिक न्यासभंग, दुर्विनियोग और जो है चोरी की वस्तु को प्राप्त करना 411, 414 इन धाराओं पर फोकस करना होता है अपनी को जाके। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी में हो गया, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, एक्सीडेंटल मामले हैं, 304 ए का मामला है, नेग्लिजेंस, डेथ बाय नेग्लिजेंस है, 304 बी है और मोडेस्टी के केसेस भी आ सकते हैं। रेप चूंकि सेशन ट्रायल है, संभावना कम है, बट मोडेस्टी के केसेस आ सकते हैं, स्थिर लज्जाभंग के केसेस आ सकते हैं, तो इनके सेक्शन पढ़ने हैं। ऐसे ही बड़ी संभावना है फोर्जरी का, 465, 466, 467, 468, 471, 474 इनका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये फोर्जरी के इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और कई बार फोर्जरी में हम लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट यूज करते हुए कोई पब्लिक पोस्ट पा लेते हैं, कोई बेनिफिट यूज कर लेते हैं, तो 420 का भी यूज करना पड़ता है, 420 का भी यूज करना पड़ता है। इन धाराओं पर भी आपको फोकस होना पड़ेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आया, एमपी में भी आया है 489 ए, 489 बी, 489 सी, काउंटर फिटेड करेंसी नोट को तैयार करना, प्रिपेयर करना, मार्केट में यूज करना, पोजीशन रखना, 489 ए, 489 बी, 489 सी देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो मिसचीफ लिखना पड़ता है, 50 रुपए से कम है 426 हो गया, 50 रुपए ज्यादा 427 हो गया, ये लिखना पड़ता है। कभी कभी किसी को हम डिटेन कर लेते हैं तो केवल रैंकफुल डिटेन है तो 440 हो गया, कन्फाइनमेंट है, परिरोध है, 442 हो गया, 3 दिन का है तो 443 हो गया, 10 दिन से ज्यादा है तो 444 हो गया। तो दिन के हिसाब से सेक्शन चेंज हो जा रहा है। एक्सटॉर्शन में होता है, किसी को हमने केवल एक्सटॉर्शन किया तो 484 हो गया, अगर किसी को मृत्यु के भय में डाल कर उद्यापन किया 485 हो गया, किसी को जो है उद्यापन करते हुए मृत्यु का भय दिखाया 486 हो गया। तो एक एक वर्ड के साथ सेक्शन का अप्रोच बदल जाता है, इसलिए बहुत माइन्यूट हमको अपना केस पढ़ना होगा और फिर जो है उसके साथ सेक्शन लगाना होगा। तो आईपीसी के पनिशमेंट धारा को पढ़ना। दूसरा काम होता है कि एक स्टेब्लिश प्रोसीजर है, कोर्ट ने स्टेब्लिश कर रखा है, तो प्रोसीजर ही जो है हमको ट्रायल करना है, जजमेंट राइटिंग। तो सबसे पहले हम चार्ज लगाएंगे। अब चार्ज के बारे में हमें आईपीसी में कुछ नहीं मिलेगा, हमें सीआरपीसी में आना पड़ेगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 2D कहता है व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज कहता है कि अगर कोई बहुत हेड है तो सब हेड या कोई एक हेड होगा, यानी आरोप की विरचना कई शीर्षों का है तो कोई एक शीर्ष या सब शीर्ष हो सकता है। आरोप कैसे फ्रेम किया जाएगा इसके बारे में शेड्यूल 2 का फॉर्मेट 32 कहता है कि आरोप का ये प्रारूप है, उसी प्रारूप में आरोप किया जाएगा। सबसे पहले न्यायालय का नाम होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, राइट हैंड साइड में जो है वो क्रिमिनल केस नंबर अगर वारंट ट्रायल है, सेशन केस नंबर अगर सेशन ट्रायल है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, पार्टीज का नाम होगा, छत्तीसगढ़ राज्य वर्सेस जो है एक्यूज का नाम होगा। चार्ज आई कामा डैश डैश जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है सॉरी आई मैं कामा डैश डैश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आप अभियुक्त जो नाम हो, पिता, स्थान, उम्र पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँ। ये एक एड्रेस है, मजिस्ट्रेट बता रहा है भाई मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं आप पे चार्ज लगा रहा हूँ। अब चार्ज हेड वाइज लगेगा। मान लीजिए चोरी और रातों निवेदन है तो हेड 1 हो गया कि आप अभियुक्त दिनांक समय स्थान पर जो पुलिस थाने से डैश डैश किलोमीटर दूरी पर है, आपने अभियोगी के निवास गृह में उसके मुख्य द्वार का ताला तोड़कर विद्युत तरीके से प्रवेश करके जो है सूर्यास्त सूर्योदय के बीच में प्रवेश करके रातों निवेदन का अपराध किया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 457 के अंतर्गत दंडनीय अपराध और इस न्यायालय के संज्ञान में है। तो आरोप में एक्यूज का जो है एक्ट, एक्यूज ने किस धारा के अंतर्गत कार्य किया है जो दंडित है, एक्यूज को किस अपराध के लिए आपने दंडित किया है, और उसको जो है इस न्यायालय संज्ञान लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 211 में लिखा है। विधि का नाम, उस अपराध का नाम, दंड का नाम, धारा का नाम, न्यूनतम परिभाषा, 212 समय स्थान, 213 अपराध करने की रीति, 214 न्यायालय की भाषा में, ये बात को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड हेड हो गया
यह कि आप उक्त दिनांक समय स्थान पर अभियोगी के निवास गृह में बेईमानी से उसके घर में रखे जंगम संपत्ति को उसकी अनुमति के बिना विस्थापित करके भारतीय दंड संहिता की धारा 380 के अंतर्गत जो है निवास गृह में चोरी का अपराध किया। ये कंटेंट एग्जैक्टली 380 में दिया हुआ है। तो जो कंटेंट है हमारे लॉ का, उस कंटेंट के साथ हमने अपनी स्टोरी है जो हमको केस दिया गया है, उस कंटेंट को बता दिया कि भाई हमारे यहाँ आपने इस आदमी के घर में घुसा, इस आदमी के घर में रखा मोटरसाइकिल, उस आदमी के घर में रखा लैपटॉप, सोने का सामान, जो जंगम संपत्ति है, उससे बिना पूछे हुए बेईमानी से उसके घर से उठा ले गए, चोरी हो गया। तो 378 के कंटेंट को 380 में फ्रेम कर देना है। हमारी कहानी में घटना हुई, आपने भी घटना किया है, ये धारा भी यही कहता है, धारा से मैच कर लिया, अपने अपराध किया, तो चार्जेस फ्रेम कर देते हैं। हमेशा जो है, अब जब वारंट ट्रायल पढ़ेंगे आप तो 242 में दिया हुआ है, 240 क्लास 2 में दिया हुआ है कि यह आरोप अभियुक्त को पढ़ के सुनाया गया, समझाया गया, उसकी भाषा में उसने पूछा गया कि अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। उसने अभिकथन किया कि मैं निर्दोष, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं तो विचारण की मांग करता हूँ। एक्यूज तुरंत प्ली लेगा, इसको बोलते हैं अभियुक्त अभिवाद, वो अपना कथन करता है, चार्ज फ्रेम हो गया। अब चार्ज के बाद हमको ट्रायल करना है, तो आपको ट्रायल पढ़ना पड़ेगा। पहले आरोप की धारा पढ़िए, 211, 212, 213, इसको वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कैसे कैसे कई चार्ज एक साथ लगाएंगे, 218, 219, 220, 221, 223 पढ़ लीजिएगा। ये फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के बारे में बताता है। अध्याय 17, 211 से 224 पढ़ लेके समझ में आ जाए। दूसरा वारंट ट्रायल जो है 238 से लेके जो है 250 तक दिया है। सेशन ट्रायल 225 से 237 तक दिया है। तो सेशन ट्रायल को ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि इसी के आधार पे हमारा ट्रायल करना है। चाहे वारंट ट्रायल करना हो, बस धारा चेंज हो जाएगा, चाहे सेशन ट्रायल करना हो, मैनर यही। अब आपने पूरा जो है एड्रेस फिर से कोर्ट करना है कि कोर्ट का नाम, पता जो है, अभियोजन, अभियुक्त इनका हो गया। अब हम लोग निर्णय लिखने जा रहे हैं, तो निर्णय में कुछ बिंदु यहाँ पर कंडिका वाइज, पैराग्राफ वाइज छत्तीसगढ़ में लिखा जाता है। तो कंडिका नंबर 1 ये कहता है कि जब आप अभियुक्त का विचारण करते हैं, तो सबसे पहले अभियुक्त को बताना होगा कि भाई आपने क्या किया। तो अभियुक्त के ऊपर यह आरोप विरचित किया गया कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380 के अंतर्गत रातों गृह वेदन और निवास गृह में चोरी के अपराध हेतु आरोपित किया गया है। ये इन्फॉर्म कर दिया हमने। तो जिस भी केस का सेक्शन है, उस सेक्शन को जो आपने चार्ज में लगाया है, उसको नंबर 1 में मेंशन करिए। इट इज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द अक्यूज पर्सन अंडर द नेचुरल जस्टिस। यू मस्ट बी इन्फॉर्म टू द अक्यूज पर्सन अबाउट द ऑफेंस, बिकॉज विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफेंस अक्यूज कैन नॉट बी प्रॉपर्ली डिफेंस। तो अभियुक्त को अपना जो है बचाव करना, बताना पड़ेगा भाई आपने ये किया। अब सेकेंड पॉइंट ये होता है कि कुछ एडमिट फैक्ट अगर है, एविडेंस की बात करनी पड़ेगी, थोड़ी देर बात है एविडेंस पे हम। तो अगर कुछ एडमिट बात है तो वो बता दीजिए, क्योंकि धारा 58 साक्ष्य विधि का कहता है कि जो तथ्य स्वीकृत हैं उस पर आपको आरोप विरचित, उस पर आपको विवादित विरचित नहीं करना है, तो यही बता देते हैं। कोई एडमिट फैक्ट ही नहीं। तो देयर इज एडमिटेड फैक्ट इन दिस केस, देयर इज नो एडमिटेड फैक्ट इन दिस केस। इस प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य है कि नहीं है, बता दीजिए। तो स्वीकृत तथ्य होने से फायदा ये हो जाएगा, इस पे कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। प्रायः आपराधिक मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अगर एक्यूज ने कोई पुलिस कस्टडी में इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज किया है, डिस्कवर्ड किया है, ये एडमिटेड फैक्ट में आता है। तो अगर कुछ ऐसा है तो उसको लिख दीजिए, नहीं तो फिर लिखिएगा जरूर, देयर इज नो एडमिट फैक्ट। एग्जामिनर को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, यू हैव नॉलेज अबाउट द एडमिशन। एक लाइन आपको लिख देना होगा। थर्ड पॉइंट प्रोसिक्यूशन स्टोरी होता है। ऑल कंटेंट ऑफ द एफआईआर, जो एफआईआर का कंटेंट है कि अभियोगी ने जो है थाने में सूचना दी, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, ऐसा किया, हम घर में घुसे, ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा हुआ था, चोरी हो गया था, हमने पड़ोसी को बता दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फिर हमने थाने में जाके एफआईआर लिखवा दिया। ये कहानी जो है वो आपको जो है थर्ड नंबर लिखना पड़ेगा। ये एफआईआर कंटेंट है। इसी 3 नंबर में जब आप थाने में एफआईआर लिखवा देंगे, फिर जो है अन्वेषण अधिकारी का भी काम शुरू हो जाएगा। वो भी अपनी बात इसी में लिखेगा। अन्वेषण अधिकारी ने अपना साक्ष्य, अपना कथन करते हुए कहा कि एफआईआर पंजीबद्ध करने के बाद वो अन्वेषण आरंभ किया, 161 का बयान लिया, नजर नक्शा बनाया, उनसे पूछा, ये किया, वो किया, ये जब्त किया, वो सामान जब्त किया, इनसे गवाही लिया। सारा बात करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) में आरोप पत्र मजिस्ट्रेट समक्ष प्रस्तुत कर दिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड द प्रोसिक्यूशन स्टोरी।
इसमें 2 पार्ट का ध्यान रखेंगे, एक ही नंबर में होगा 3 में। एक तो एफआईआर का कंटेंट होगा और सारे कंटेंट विद द एविडेंस एंड विटनेसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी ने जो भी अन्वेषण किया है उस पूरे कंटेंट को लिख दिया जाए। अब एक्यूज का नंबर आएगा, जो है लिखा हुआ है कि जब अभियोजन अपना साक्ष्य पूरा कर लेता है, अभियोजन अपनी बात कर लेता है, फिर अभियुक्त की बात आती है। तो अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी 313 में अभियुक्त कथन है, अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़ के सुनाया गया, समझाया गया, अभियुक्त ने कहा मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये बात लिख दिया जाएगा। हर कहानी में एक्यूज अपने इनोसेंट मानता है। अब प्रोसिक्यूशन स्टोरी हो गया, चार्जशीट फाइल हो गया, एक्यूज स्टेटमेंट आ गया, तो प्रोसिक्यूशन ने क्या-क्या आरोप अभियुक्त पे लगाए हैं और अभियुक्त ने किन-किन आरोपों को अस्वीकार किया है, ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में कहता है। जब एक पक्षकार प्राख्यान करता है, दूसरा प्रत्याख्यान करता है, तो ये विवादित बिंदु बन जाता है। सो इट इज ए इश्यूज पॉइंट। तो हम लोग का 5वां बिंदु हो जाएगा प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिंदु। तो जो चार्ज में हमने सेक्शन हेड बनाए हैं वही विचारणीय बिंदु हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल चोरी गृहभेदन के लिया था और 2 हमने चार्ज बनाए थे। क्या अभियुक्त ने अमुक दिनांक समय स्थान पर अभियोगी के निवास गृह में चोरी के आशय से रात्रों गृहभेदन किया? ये फ्रेमिंग जो है हमने चार्ज में किया था, उसी को उठा के हमने इश्यू बना दिया। नंबर 1 इश्यू हो गया, क्या अभियुक्त ने कथित दिनांक समय स्थान पर अभियोगी के निवास गृह में चोरी के आशय से रात्रों गृहभेदन किया? इश्यू नंबर 1। इश्यू नंबर 2 क्या होगा कि जो उसका चोरी किया था उसको यहाँ फ्रेम कर लेंगे। क्या अभियुक्त ने कथित दिनांक समय स्थान पर अभियोगी के निवास गृह में जंगम संपत्ति को हटाकर निवास गृह में चोरी का अपराध किया? ये 2 इश्यूज बन गए। तीसरा हमेशा कॉमन इश्यूज होगा कन्विक्शन ऑब्लिक एक्विटल, दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। तीनों इश्यू साथ फ्रेम कर लीजिए। अब आता है एविडेंस। एविडेंस का पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप एविडेंस पढ़ते होंगे तो धारा 5 ध्यान होगा। धारा 5 कहता है हर सुसंगत तथ्य ग्राह्य नहीं है, केवल वही सुसंगत तथ्य ग्राह्य होगा जो विवाद्य का स्पष्टीकरण या विवाद्य का निर्धारण करने के लिए आवश्यक है। आपके पास लाखों हजारों एविडेंस होंगे, इतना टाइम कोर्ट के पास नहीं सब एविडेंस देगा। हमें इंपॉर्टेंट एविडेंसेस चाहिए जो हमारे इश्यूज को इस्टेब्लिश कर सकता हो या डिनाई कर सकता हो। तो हमें अब कोर्ट को बताना होगा कि विच एविडेंस इज रिलेवेंट फॉर दिस केस। हु कैन डिसाइड दिस एविडेंस इज रिलेवेंट फॉर दिस केस? ये कौन बताएगा? तो सेक्शन 5 to 55 बताता है रिलेवेंसी के बारे में। तो जैसे मान ली हमने कहानी में कहा कि अभियोगी के घर में चोरी हुआ, अभियोगी तुरंत अपने पड़ोसी को बताया भैया मेरे घर में चोरी हो गया, आपने किसी को देखा है यहाँ पर कुछ आते जाते? ये धारा 6 में सुसंगत हो गया। फिर अभियोगी ने बताया कि मेरा फलाने से पुरानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिश थी, लगता है बदला लेने के लिए इसने चोरी किया है। इट इज अ कॉज, ये कारण हो गया, धारा 7 में सुसंगत हो गया। तो किस धारा में हम जो एविडेंस को ला रहे हैं रिलेवेंट होगा, इसको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले 226 ये कहता है सीआरपीसी का कि अभियोजन अपनी कहानी शुरू करेगा। तो एक लैटिन मैगजीन लिखते हैं एक्टोरियन कम्बिट ओनस प्रोवेंडी, इस साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान है कि सबूत का भार अभियोजन पर होगा 102 के अंतर्गत। अभियोजन अपनी कहानी शुरू करेगा। PW1 प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, अभियोजन साक्षी क्रमांक 1, जो एफआईआर करता है हमेशा उसको बनाना है। वो अपनी कहानी जो एफआईआर में लिखा बताएगा कि मैं जो है आया, घर में देखा ताला टूटा है, मेरा सामान गायब हुआ है, मैंने पड़ोसी से पूछा, फिर तुरंत जाके थाने में एफआईआर लिखवाया और अपने कथन के समर्थन में एफआईआर कॉपी प्रस्तुत कर देगा। कोर्ट उससे फिर प्रकाश करेगा। बिना प्रतिपरीक्षण के साक्षी की विश्वसनीयता नहीं है। फिर साक्षी उसका प्रतिपरीक्षण करेगा और साक्ष्य अखंडनीय रहेगा, मतलब जो उसने मुख्य परीक्षा में कहा है वही प्रतिपरीक्षा में कहा है। तो ये हो गया अभियोजन साक्षी। फिर जो आपने पड़ोसी की बात किया था उसको बुला लेंगे, वो आपके साक्ष्य समर्थन करेगा, उसका प्रतिपरीक्षण कराएंगे। उसके बाद आईओ को बुलाएंगे, अन्वेषण अधिकारी को बोलेंगे हाँ मेरे पास एफआईआर हुआ था, एफआईआर पे मैंने अन्वेषण शुरू किया, मैं सबसे पूछताछ किया, संदेह के आधार पर फलाने घर छापा मारा, उनके घर में इनका सामान जब्त मिला, उसको जब्त किया और जब्त करने के बाद जो है उसकी पहचान कार्यवाही कराई न्यायिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष 291 का सीआरपीसी में। और पहचान कार्यवाही में अभियोगी ने उसे अपने वस्तु के रूप में पहचान लिया।
ये पहचान कार्यवाही साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 में सुसंगत है। तो रिलेवेंसी डेवलप करते गए हम, और उसके बाद जो है अभियुक्त अपनी बात कहेगा। फिर वही कहानी, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है, लेकिन कोई साक्ष्य देगा नहीं वो। तो अब अभियोजन का साक्ष्य आ गया, अभियुक्त का साक्ष्य आ गया। इस प्रावधान को मार्शलिंग कहते हैं। और मार्शलिंग का ध्यान क्या रखना है कि क्रमबद्धता बड़ा अच्छा हो। नहीं, पहले मेरे साथ अपराध हुआ तो मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मैंने आपको बताया, आप समर्थन करेंगे, फिर मैं दरोगा जी को बताया, दरोगा जी हमारा समर्थन करेंगे, फिर दरोगा जी छानबीन किए तो कहानी बताएंगे वो। यानी एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती रहे, तो उसको मार्शलिंग क्रमबद्धता। अब ये मार्शलिंग पूरा हो गया, साक्षियों के क्रमबद्ध तरीके से न्यायालय में साक्ष्य का कराना, प्रतिपरीक्षण कराना मार्शलिंग कहलाता है। मार्शलिंग होने के बाद अब जज का काम होता है एप्रिसिएशन, कि कैसे प्रमाणित करें कि आपने अपराध किया है। तो अब हम ये प्रमाणित करेंगे कि भाई अभियोजन साक्षी PW1 PW2 ने ऐसा ऐसा कहा, ऐसा हुआ, और चूंकि ये प्रमाणित हो गया कि अभियुक्त के कब्जे से जो माल पाया गया है वो वास्तव में माल अभियोगी का है, ये प्रमाणित हो चुका है। अभियुक्त ये बताने में असमर्थ है कि जो माल अभियोगी का है वो अभियुक्त के कब्जे से कैसे आया, उसने खरीदा, दान मिला, कुछ तो बताए वो बता नहीं पा रहा है। इसलिए अब साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का दृष्टांत का ये उदाहरण करता है कि चोरी के तत्काल बाद किसी के पास कोई चोर संपत्ति पाई जाती है, तो या तो चोर हो गया, जानते हुए जो है सामान चुराया, अपराध किया होगा। इस उपधारणा पे न्यायालय अभियुक्त को अभियोगी के निवास गृह में चोरी के लिए उत्तरदायी ठहराती है और 380 में दंडित कर देती है। एप्रिसिएशन हमने कर दिया एकदम पूरे एविडेंसेस के साथ, कहीं कोई डाउट नहीं, क्रिस्टल क्लियर, अंधा भी बोल देगा कि निर्णय हुआ है सही। आप बता दो चोरी का माल आपके पास कैसे आया, हम मान लेंगे आप सही हो। आप नहीं बता पाए, संदेह का उस पे आपको जाएगा। और जो चोरी किया है, फिर अगला पॉइंट कर लेंगे, वो निश्चित निवास गृह को तोड़ घुसा होगा, तो रातों गृह भेदन हो गया। ये ला पॉइंट पे अपने को प्रिसिशन करना है। फिर उसके बाद प्रोविजन का मामला होता है कि अभियुक्त गण को जो है सुना गया, दंड के विषय पर 360 के अंतर्गत परीक्षा का लाभ नहीं दिया गया, आपराधिक परीक्षा अधिनियम 346 में लाभ नहीं दिया गया, और निम्नलिखित दंडादेश पारित किया गया। दंड देते समय 40-50% से ज्यादा नहीं देना है। तो भले निवास गृह में चोरी की सजा 7 साल है, परंतु धारा 29 में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का हैसियत 3 साल है। तो आप जो है देख लीजिए कीमत कितना है, तो 4 लाख का चोरी हुआ, 1 साल सजा दे दीजिए, 2 साल सजा दे दीजिए, 1000-2000 जुर्माना लगा दीजिए। 457 में 14 साल का जो है कारावास है चोरी के लिए, रातों गृह भेदन करने के लिए, 1 साल सजा दे दीजिए। अब धारा 31 सीआरपीसी कहता है कि सभी सजा एक साथ चलेगा, इनका बेल बांड कैंसिल कर दीजिए। 428 के अंतर्गत जितना समय इन्होंने अन्वेषण जांच विचारणा में कारावास बिताया है, वो मुख्य दंडादेश मुजरा कर दीजिए। जो भी सामान चोरी का है वो अभियुक्त दिलवा दीजिए, भैया अपने पास रखो, ऊपरी निर्णय के निर्णय पर देखा जाएगा। कोई आपत्तिजनक सामान है तो उसको डिस्ट्राय करवा दीजिए। और 363 सीआरपीसी में कॉपी इनको फ्री दे दीजिए। 437 ए में इनको जो है बेल बॉन्ड फर्निश करना होगा, उसके बाद साइन कर दीजिए। यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित 2 से हस्ताक्षरित किया गया, फिर साइन कर दीजिए। इतना ही जजमेंट है। लेकिन इस जजमेंट के लिए सबसे कठिन काम है एप्रिसिएशन में आपको जो है एनालिसिस करना, कि कैसे जो हमारी कहानी है उसमें वो सारे तत्व उपलब्ध हैं जो आईपीसी की धारा 380 चोरी की मांग करता है, और अपनी कहानी के तत्वों को आईपीसी की धारा 380 के साथ मिला दीजिए। अगर पांचों उंगलियों के साथ कोइंसाइड हो गया तो अपराध हुआ, एक भी कड़ी टूट गई तो संदेह का लाभ अभियुक्त को हो जाएगा, वो दोष मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा डेवलप करना है कि कहानी के सारे एलिमेंट्स अपने जो है आईपीसी के किसी अपराध के एलिमेंट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। कोइंसाइड नहीं होगा तो लिंक टूट गया, लिंक टूट गया तो बेनिफिट ऑफ द डाउट अक्यूज को चला जाएगा। ये आपको अपने क्वेश्चन में शो करना होगा राइटिंग के द्वारा। मार्शलिंग में भी क्रमबद्धता होनी चाहिए, PW1 PW2 PW3 कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट गवाह कौन है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, लास्ट में आईओ आएगा, इसका भी ध्यान रखना होता है। लॉ पॉइंट का ध्यान रखना होता है। आईपीसी के एविडेंसेस सही होने चाहिए, सॉरी आईपीसी की धारा सही होनी चाहिए, एविडेंस की धारा सही होनी चाहिए, सीआरपीसी की धारा का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इस फॉर्मेट में आपको क्रिमिनल जजमेंट करना है। किसी कोई डाउट हो तो हमसे क्वेश्चन राइज कर सकता है, ना समझ में आए तो बता सकता है। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेरी होगा तो वो एक एक करके पूछ सकते हैं सर से।
सर गुड आफ्टरनून। जी। सर अगर मर्डर और जैसे कि दहेज मृत्यु वाला कुछ आता है और उसी में अगर रेप भी अटेम्प्ट हुआ है तो उसमें कौन से क्वेश्चन पहले अराइज होंगे, कौन से डिस्प्यूट को पहले देखिए डिसाइड करेंगे? देखिए क्या है कि अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ए ने बी का रेप किया और एंड द टाइम ऑफ रेप बी की डेथ हो गई, तो इसके लिए धारा 376 का प्रावधान किया गया, फिर आपको मर्डर सेक्शन की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ऐसा आता है कि ए ने बी का रेप किया और साक्ष्य छुपाने के लिए बी की हत्या कर दी, तो फिर अलग बनाएगा कि अब 376 होगा और 302 होगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो कौन सा घटना पहले हो रहा है? बलात्कार पहले हुआ, सर एक 376 लगेगा। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है जिसमें एक फीमेल रहती है, उसके जेठ ने उसका रेप किया और दहेज देखिए की डिमांड की थी। वो क्या है कि जब जेठ ने, उसमें क्या हो रहा है कि उसकी जो है जेठानी अपने पति को प्रवोक करती है दहेज के लिए अपनी देवरानी का बलात्कार करने के। यस सर, तो वही वाला केस। अब इसमें क्या हो जाता है कि पहले, ये बात बहुत पुरानी है, बहुत पहले केस आया, 2013 पहले केस है, तो उस समय जो है 376 घ में जो है समूह होता था, मतलब जो है 376 में ABCD था, तो डी में एक से अधिक लोग गैंग रेप करते थे। अभी क्या वो धारा खत्म हो गया है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो जेठ है उस पर बलात्कार का आरोप लगेगा और जेठानी पे अपने पति को अपनी देवरानी का बलात्कार करने का दुष्प्रेरण का आरोप लगेगा। तो पति पे 376 लगेगा और जो जेठानी है उस पे 376/109 लगेगा। तो दोनों का सजा 376 में जाएगा। एक जो है पति वो बलात्कार के लिए दोषी होगा और उसकी पत्नी जो है वो बलात्कार के अपराध के दुष्प्रेरण के लिए दोषी होगी। तो एक पे 376 लगा दीजिए, 376/109 लगा दीजिए। सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि अप्रिशिएट करते समय पहले मैं मृत्यु को, उसकी डेथ को डिसाइड करूं या रेप को डिसाइड करूं, पहले क्या? नहीं, पहले मृत्यु को डिसाइड होगा। देखिए क्या होता है कि बलात्कार के अपराध और मृत्यु के अपराध अलग अलग हैं। तो मृत्यु डिसाइड होगा, यस सर। बलात्कार नहीं होगा। जैसे क्या होता है, हमने चोरी डिसाइड कर दिया, तो उस घर में चोरी तभी होगा जब प्रवेश करेगा। तो चोरी डिसाइड करके हम 457 गृहबंधन डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हर किसी का मृत्यु हो उसका बलात्कार हो ये संभव नहीं है। बलात्कार अलग कंटेंट है, मृत्यु अलग कंटेंट है, इसलिए यहाँ अलग अलग तय करना पड़ेगा। और चूंकि मृत्यु बलात्कार का परिणाम है, मृत्यु का परिणाम बलात्कार नहीं है, यस सर। बलात्कार का परिणाम मृत्यु है, तो पहले बलात्कार प्रूफ होगा तब ना परिणाम प्रूफ होगा। तो घटनाक्रम बताएगा क्या पहले क्या बाद में। यस सर। चोरी, गृह भेदन का परिणाम चोरी है, तो हमने चोरी प्रूफ किया, गृह भेदन प्रूफ हो गया, लेकिन मृत्यु का परिणाम बलात्कार नहीं है, तो पहले बलात्कार देन मृत्यु। सर और उसकी जेठानी के ऊपर जो प्रूफ करना है चार्ज, वो अलग से प्रूफ होगा या जेठ के साथ में प्रूफ करते समय एक साथ कर देंगे? अलग से प्रूफ होगा, बेटर है वो ना, उसने अवेयर किया नहीं देखना पड़ेगा। उसने बलात्कार किया उसके लिए अच्छा फोरेंसिक टेस्ट सब होगा, और उसने अवेयर किया नहीं उसके लिए अलग टेस्ट होगा, दोनों का चार्ज अलग अलग प्रूफ होगा। सर, एक चलिए और कोई केस समस्या? और है। सर एक केस और पूछ ले। अभी क्वेरीज बताइए, केस पूरा डील करना मुश्किल है, बाकी लोग बताइए कोई हाँ सर, क्वेरीज हो क्वेश्चन वही, मतलब तो। केस ये है, छोटा सा सर क्वेश्चन है उसी में कि जो लास्ट टाइम आया हुआ था कि फीमेल जो है अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बात करती है और वो प्रेग्नेंट रहती है, उसकी सहेली ने सुना रहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, उससे मिलने जाएगी, और नेक्स्ट डे उसकी बॉडी मिलती है और बॉडी गला दबा के मारे रहते हैं, उसके बाद उसको जला देते हैं। तो उसमें सर एविडेंस का समझ में नहीं आया, इसमें कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा कन्विक्शन या कन्विक्शन कन्विक्शन होगा, होगा तो? कन्विक्शन होगा। क्या है कि वो जो है साक्ष्य कंसीडर, मतलब उसको थ्रेट कर रही होगी, ब्लैकमेल कर रही होगी, कन्विक्शन तो होगा ही। आपका काम कन्विक्शन करना है। अगर 50-50 एविडेंस कन्विक्शन करिए, आपको 1 लाख रुपए पेमेंट दिया जा रहा है कन्विक्शन करने के लिए, आप अभियोजन के हिस्सा हैं, तो मुक्त करने के लिए नहीं, अपराधियों को 50% भी एविडेंस है कन्विक्शन करिए। तो ये एविडेंस आप क्या अपने, लेंगे इस वाले केस में, मतलब कुछ ऐसे एविडेंस ऐसे ऐसे? नहीं ऐसे नहीं बता पाएंगे, मुझे पूरा कहानी मालूम तो बताएंगे, 2 लाइन में नहीं बता पाएंगे आपको। इसके लिए और पूरा साथ केस में एक चाहिए हमसे, क्वेश्चन और रख अभी सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस अलग से आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा प्लीज। चलिए और बताइए किसी क्वेश्चन से। हाँ, अभी और कोई क्वेरी होगी तो आगे बढ़ते हैं किसी का। और प्लीज शॉर्ट में क्वेश्चन हाँ, पूछिए, समय बहुत कम अभी है, सिविल का और डिस्कस ताकि ज्यादा लोगों को। करिए। जी। किसी कोई डाउट?
सर चलिए। कंटिन्यू कीजिए। अब सिविल पे आइए। सिविल केसेस थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। सिविल केसेस को डील करने के लिए आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट इशू बनाना रहता है। और सिविल के लिए क्या क्या पढ़ना है, आपको सबसे पहले आप पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन जो है उनका ध्यान रखिए, 37, 38 पढ़ना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में 39 पढ़ना पड़ेगा, 55 पढ़ना पड़ेगा, 64, 65 पढ़ना पड़ेगा। और सारे कॉम्पनसेशन 73, 74 पे होते हैं और सेक्शन 75 पढ़ना पड़ेगा। टीपीए के लिए आपको सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 10, सेक्शन 11 देखना पड़ेगा। 19, 20 वेस्टर्न स्टेट, कॉन्टिजेंट स्टेट, 26 कंडीशन प्रेसिडेंट, 29 कंडीशन सब्सिक्वेंट, 54 सेल, 58 मॉर्गेज, 105 लीज, 111 डिटरमिनेशन ऑफ द लीज, 122 गिफ्ट, 125 कंडीशनल गिफ्ट। ये सारे आपको ध्यान देने होंगे। उसके बाद आपको जो है आना पड़ेगा हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ में मैरिज, डिवोर्स, धारा 5, धारा 13, एक का, धारा 13 जो है धारा 23 देखना पड़ेगा, धारा 25 मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। तो अपने यहाँ जो मैक्सिमम केस आ रहे हैं वो जो है टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ के आ रहे हैं। और जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी केस आते हैं, तो उसमें जो है धारा 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आएगा, धारा 34 डिक्लेरेशन आएगा, धारा उसमें देखना पड़ेगा आपको जो है 37, 38 इंजेक्शन का सूट आता है, तो ये धारा देखना पड़ेगा। इनको डील करने के लिए देखना पड़ेगा। और कोड फी भी देखना पड़ेगा धारा 60 आपको, कि किसी में कोड फी है, कम है, क्या नहीं है। तो सिविल केसेस के लिए थोड़ा लॉ का ज्यादा ज्ञान करना पड़ेगा। और ये भी संभावना है कि अपकृत के भी मामले आए, कोडिफाइड नहीं है, तो अपकृत में मानहानि क्या होता है, विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या होता है, उसको देखना पड़ेगा। तो सिविल का थोड़ा दायरा व्यापक है। सिविल में भी कोर्ट का नाम होगा। 5 लाख रुपए तक का मामला सेकंड क्लास को जाएगा, 5 लाख से 10 लाख का मामला फर्स्ट क्लास को जाएगा, 10 लाख से ऊपर डीजे को जाएगा। इस तरह देखना पड़ेगा। सिविल सूट 2 प्रकार का होता है। जो भी मनी रिकवरी सूट है, धन की वसूली का वाद हो सकता है, धारा 73, 74 कॉन्ट्रैक्ट में क्षतिपूर्ति का हो सकता है, अपकृत्य में किसी अपकृत्य की क्षतिपूर्ति के लिए आप मांग कर सकते हैं। ये सब धन की वसूली का वाद कहलाता है, मनी रिकवरी सूट है। इनका नेचर बी टाइप है। इनको छोड़ के धन की वसूली का वाद, संविदा भंग का वाद, अपकृत्य भंग का वाद, इनको छोड़ के सारे जो वाद होते हैं ए टाइप वाद होते हैं। तो ए टाइप बी टाइप दिखना पड़ेगा। न्यायालय का अधिकारता हो गया 5 लाख सेकंड, 5 से 10 जो है फर्स्ट क्लास, 10 से ऊपर डीजे हो जाएगा। अब ए टाइप बी टाइप सूट हो गया। इसमें भी पहला पॉइंट होगा लॉ पॉइंट के, हमने जो वादी ने फला अधिनियम की फला धारा के अंतर्गत अपना वाद संस्थित किया। मान लीजिए हम डिक्लेरेटिव की बात कर रहे हैं, घोषणात्मक बात कर रहे हैं, धारा 34 के अंतर्गत विधि संतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद संस्थित किया। दूसरा पॉइंट फिर इसका एडमिट होगा कि जो है स्वीकृत कथन क्या है, कुछ है तो लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। तीसरा पॉइंट वादी कथन, तो वादी अपनी स्टोरी प्लेंट में जो दिया रहता लिखा जाएगा। समरी ऑफ द प्लेंटी ऑफ द प्लेंट, वादी के वाद पत्र का संक्षिप्त कथन यह है। पूरी कहानी उसके वाद पत्र की कहानी में लिखा रहेगा, लिख दिया जाएगा। एडिशनल आपको 3 बातें लिखनी है। क्या वादी का वाद परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत है, क्या वादी ने पर्याप्त न्याय शुल्क निक्षेपित किया है, क्या वादी का वाद न्यायालय के अधिकारता में है। यू मस्ट बी राइट 3 एसेंशियल पार्ट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको तीनों लिखना ही पड़ेगा। देन 4th नंबर डिफेंडेंट का है, जो रिटन स्टेटमेंट में आया है लिखित कथन, उसकी समरी लिख दीजिए। मुझे ये स्वीकार नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, उसका दावा स्वीकार नहीं है, मेरा जो है ये है वो है, जो उसको मना करना कर दीजिए। इसलिए वादी का वाद खारिज किया जाता है। वाद व्यय के साथ प्रतिवादी भाई ये बात बोल देंगे। अब वादी के दावे प्रतिवादी के प्रतिदावे के आधार पर विवादक बिंदु बनेगा। विवादक बिंदु तथ्यात्मक होना चाहिए। आदेश 14 नियम 2 कहता है कि विवादक बिंदु में विधि का उल्लेख नहीं होगा, साक्ष्य का उल्लेख नहीं होगा, एब्सोल्यूट फैक्चुअल होगा। क्या प्रतिवादी वादी के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को संपत्ति में स्वीकार कर रहा है? क्या वादी अपने संपत्ति में अधिकार रखता है? क्या वादी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार रखता है? क्या वादी को स्वत्व के अधिकार का घोषणा प्राप्त है? और वाद व्यय अनुतोष हो गया, ऐसे इशू बना लेंगे। तो किस बात पर केस है उसके आधार पर इशू डेवलप करेंगे। यहाँ पर भी है
जो मार्शलिंग होगा, वादी PW1 के रूप में आएगा, अपनी कहानी लिखेगा, साक्ष्य लाएगा। सिविल केसेस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का महत्व ज्यादा होता है। प्रतिवादी DW1 कहलाएगा, डिफेंडेंट नंबर 1 कहलाएगा, अपनी बात कहेगा, उनका भी क्रॉस होगा। तो जैसे क्रिमिनल में चीफ ऑफ क्रॉस किया, जैसे क्रिमिनल में हमने मार्शलिंग किया, वैसे सिविल में भी मार्शलिंग करेंगे। वादी अपनी बात कह लेगा, प्रतिवादी अपनी बात कह लेगा। अब एक एक इशू को अलग अलग करेंगे। इशू नंबर 1, एनालिसिस डिटरमाइन, विवाद क्रमांक 1 का विषय निदान। वादी ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वो उसके पास जो है रजिस्ट्री पेपर है प्रदर्श P1, इसलिए वो उसका स्वामित्व है। पर प्रतिवादी यह प्रमाणित करने में विफल रहा कि यह संपत्ति प्रतिवादी के पास, प्रतिवादी के अधिकार में कैसे आई। इसलिए न्यायालय वादी के पक्ष में उसके संपत्ति में स्वामित्व के बारे में निर्णय करता है। और जब स्वामित्व हो गया तो फिर धारा 34 का घोषणा कर दिया जाएगा। तो सिविल केसेस में कई बार ऐसा आता है, लिमिटेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। अनुसूची 1 पढ़ना पड़ेगा कि अनुसूची 1 के आर्टिकल जो है 61 में बंधक के मोचन की परिसीमा 30 साल है। अनुसूची 1 के जो है आर्टिकल 19 में विनिर्देश अनुपालन का परिसीमा 3 साल है। तो ये लिमिटेशन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया कि उससे पर्याप्त न्याय शुल्क जमा नहीं किया है, तो देखना पड़ेगा कि न्याय शुल्क अधिनियम की धारा 7 के जो है खंड 10 के उपखंड क में विनिर्देश संतोष अधिनियम की जो है न्यायिक शुल्क की बात की गई है। कैसे की गई बता दीजिए। हो सकता हो ये भी लिखा हो कि इस दस्तावेज का पंजीकरण नहीं कराया गया जबकि इसका पंजीकरण आवश्यक है। कहना पड़ेगा कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 में उन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया जिनका पंजीकरण करना अनिवार्य है। हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कि वादी ने एक पंजीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है जबकि प्रतिवादी उसकी फोटो कॉपी प्रस्तुत किया है। तो साक्ष्य पंजीकरण अधिनियम की धारा 50 कहता है कि जब किसी विषय पर पंजीकृत और गैर पंजीकृत, अनुप्रमाणित और गैर अनुप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो डिफरेंट लॉज के सेक्शंस यूज करने पड़ सकते हैं। नामा है धारा 54 TPA में, वो उचित नहीं है तो TPA का यूज करना पड़ सकता है। तो सिविल केसेस में क्या है कि लॉ का ज्यादा यूज करना पड़ता है। सिविल केसेस में इशू बनाना बहुत कठिन होता है। इशू फैक्चुअल होना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल होने के साथ साथ इस बात का भी निष्कर्ष निकालना है कि वो इशू किसी न किसी लॉ में डिसाइड हो जाए। जो आप विवाद्यक बना रहे हैं उसके संबंध में आपके पास नॉलेज है लॉ का, किस लॉ पे उस विवाद्यक को डिसॉल्व कर रहे हैं। ये सिविल का कठिनाई है कि जितना ज्यादा आपको लॉ हो, इजमेंट आ सकता है, सुखाधिकार अधिनियम 1882 आ सकता है। तो अब वो इजमेंट आप पढ़े नहीं होंगे, उसका धारा 4 सुखाधिकार परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। धारा 15 चिर भोगाधिकार सुखाधिकार है कि 20 साल शांतिपूर्ण भोग करने के बाद आपको अधिकार मिल सकता है। तो सिविल का एक ड्रॉबैक है कि लॉ का ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, जबकि इजमेंट, हिंदू लॉ, टाट हम लोग के कोर्स में नहीं, तो हम पढ़ते नहीं है। तो यहाँ दिखना पड़ेगा। फिर वहां भी जो है डिक्री पारित करते हैं। आदेश 20 नियम 6 में डिक्री का दिया गया है कि न्यायालय वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरुद्ध विनती संशोधन अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्वतः की घोषणा का डिक्री पारित करता है और निम्नलिखित संतोष प्रदान करता है। तो भाई आज से इनको जमीन घोषित कर दिया गया, प्रतिवादी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और धारा 35 कहता CPC का कि प्रतिवादी अपना वाद व्यय और वादी के वाद व्यय का निर्वहन करेगा क्योंकि हार गया प्रतिवादी, और जो प्रमाणित अभिव्यक्ता शुल्क है वाद व्यय में शामिल कर दिया जाएगा। यह भी निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27 घोषित किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मैटर विवाह संबंधी है, विवाह विच्छेद संबंधी है, वो बंद न्यायालय में होंगे तो उसको बंद न्यायालय में रखना होगा। ये एक सिविल मामले है। सिविल मामला थोड़ा कठिन है, जितना ज्यादा लॉ का नॉलेज होगा उतना बढ़िया जो है जजमेंट राइटिंग। तो क्रिमिनल जजमेंट, सिविल जजमेंट का फॉर्मेशन होता है। अंग्रेजी 10 नंबर का, हिंदी से अंग्रेजी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत कठिन है। ग्रामर का नियम चाहिए, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तमाम बातें होती हैं, तो यहाँ अपना हाथ तंग हो जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम का बच्चा चाहे तो इंग्लिश टू हिंदी कर सकता है। तो अगर उसके पास डिगलाग पड़ा वकैब है, अंग्रेजी से हिंदी का वो कर सकता है। तो अंग्रेजी से हिंदी फोकस करिए, आप मैक्सिमम 90 नंबर पर फोकस करिए। जिसको हिंदी से इंग्लिश आता है वेरी गुड, लेकिन जिसको नहीं आता है वो परेशान ना हो। इंग्लिश से हिंदी पे अभ्यास करेगा तो 90 नंबर में अगर वो 70 नंबर पा गया तो सिलेक्शन श्योर है उसका जनरल कैटेगरी। ये अपने जजमेंट का फॉर्मेशन है। किसी कोई डाउट हो क्वेश्चन कर सकता है। मैंने बहुत समय ले लिया आपका, किसी कोई डाउट क्वेश्चन पूछ सकता है। किसी की कोई क्वेरी होगी तो पूछें एक एक करके आप सर से।
चलिए, कोई क्वेरी नहीं। तो मैं पुनः एक बार आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो है छात्र हित इस व्यवस्था का आयोजन किया, खासकर अभय सर को जो हमेशा जनहित में कार्य करते रहते हैं, हमारे परम मित्र भी हैं। तो ऐसे आयोजन से हम सबका मार्गदर्शन भी होता है, उत्साहवर्धन भी होता है और हमें अपनी योजना को तय करने में एक अच्छी सफलता मिलती है। तो इस सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम संचालन कर रहे इंदु जी और कलेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर छात्रों के हित में उनका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपके छात्र जो है वो सदैव आभारी रहे। बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, मैं आपको कब कॉल कर सकती हूँ? आप कितने समय फ्री रहेंगे? यही तो समस्या, मैं फ्री ही नहीं रहता हूँ, तुम कॉल कर लेना। प्लीज कितने समय टाइम निकाल पाएंगे 2 मिनट बात करने के लिए? कॉल करना मैं देखूंगा, 7 से 12 क्लास रहता है, शाम को 4 से 8 क्लास है, बीच में उसके बाद कभी कॉल कर लेंगे। आपको 8:15 बजे कॉल कर लूँ सर? ये बातें आप बाद में कर लीजिएगा। हाँ, ये बात बाद में जी। कर लीजिएगा आप, है ना। जो भी क्वेरी है आपकी वो बाद में कर लीजिएगा। आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हमारे बीच में श्रीमती उषा सांडिल मैम भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैम डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट जांजगीर में एडवोकेट हैं और हाई कोर्ट में भी मैम जो प्रैक्टिस करती हैं। तो मैं मैम को पूरे आदर और सम्मान के साथ आग्रह करूंगा हम सभी स्टूडेंट को यहाँ पर संबोधित करें, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। उषा मैम। आदरणीय साथी मैडम, किलेश्वर और इस ऑनलाइन सेशन के आयोजन समिति और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी रेस्पेक्टेड भट्ट सर ने आप सभी को बहुत विस्तृत जानकारी दी, मैं यही कहूंगी कि आप लोगों का जो मेंस सिविल जज का एग्जामिनेशन है 27 जून 2023 को, तो अभी आपके पास जो है बहुत ही कम समय है। इस कम समय में आप अपने दिमाग को कैसे फोकस करें, इसमें इस बात को मैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आप सभी ने मेहनत किया है और इस क्षेत्र में किया है, लेकिन आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, इस पे हम यदि फोकस करेंगे तो हम अपने एम को पा सकते हैं। देखिए, आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सिविल जज को अपना लक्ष्य बना चुके हैं। तो सिविल जज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्री के जब आप एग्जाम दिलाते हैं तभी से आप मेंस एवं उसके इंटरव्यू की तैयारी के साथ में चलते रहना चाहिए। जब आप प्री का एग्जाम दिए तो आपको ये नहीं सोचना है कि जब मैं प्री फाइट करूंगा तभी मैं मेंस की तैयारी करूंगा। प्री का जैसे ही आपने एग्जाम तैयारी किया वैसे ही मेंस की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी का मतलब है आपको उसका कंप्लीट सिलेबस नॉलेज में होना चाहिए, आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए, आपके पास जो है पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए और आपका जो विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है विश्वासो फलदायकम। आपके पास जो है, मैं ये कहूंगी कि आप 10 से 15 साल के जो पुराने पेपर्स हैं उनको लेकर आप सॉल्व करें। आप समय को बांटें, क्योंकि देखिए समय जो है हर किसी का अलग तरह से यूज होता है। कोई सुबह 4 से 12 बजे तक अच्छे से स्टडी कर पाता है, कोई शाम को 6 बजे से 12 बजे तक। तो जैसी आपकी मन स्थिति है, आपको जो पढ़ने में उचित लगता है, आपका मेमोरी पावर ज्यादा ध्यान लग पाता है, उस समय को आप यूटिलाइज करके पढ़ें, तो यह आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। आप जब कभी भी लिखते हैं तो काम की बातें हैं, केस लॉज हैं, सिनॉप्सिस हैं, उसको बिल्कुल आप अंडरलाइन करके आप लिखते जाएं, अपना शब्दकोश को बढ़ाते जाएं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं पैटर्न है कि आपको जो है मेंस एग्जाम में क्रिमिनल आपको जजमेंट करना है, सिविल जजमेंट करना है, और रिस्पेक्टेड भट्ट सर ने बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको दिया है कि कैसे आप चार्ज लगाएंगे। तो आपको जो है इस सभी चीजों का, कि जैसे आप चार्ज लगा रहे हैं किसी अपराध का, तो उसके सारे अवयव जो एलिमेंट हैं उसमें आप सम्मिलित हैं, उसके आधार पे आप उसको ध्यान से आप देखेंगे तभी वह अपराध जो है परिभाषित होगा और उसके आधार पे आप आरोप लगाएंगे। आप विचारणीय बिंदु कैसे बना रहे हैं, यह सब ध्यान में देने लायक बातें हैं। शुरू में आप 3 से 6 घंटे आप लिखने का प्रैक्टिस करें।
और जब आप इस तरह से 3 से 6 घंटे लिखेंगे तो एग्जाम हॉल में यह आपको बहुत ही सहूलियत होगी और आप बहुत अच्छे से आप जजमेंट जो है कर पाएंगे। अभी आपका समय जो है बहुत ही कम समय है, तो आप जो है आपका एक-एक सेकंड जो है बहुत ही कीमती है और आप यह सोच के आगे बढ़ें कि आने वाले समय जो है मल्टीपल स्टेट का बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। मान लीजिए आपके रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपना जो ध्यान है, अपना जो लक्ष्य है वह आगे बढ़ते जाएं, आगे नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और आप चाहें तो अच्छे से इस एग्जाम को भी क्रैक कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम। और मैं सारे स्टूडेंट्स को आगे से अपनी शुभकामनाएं दूंगी और हमारे रेस्पेक्टेड हेड सर बहुत सारी चीजें विस्तृत से बता चुके हैं, तो आप अपना जो है पावर, अपना दिमाग संतुलित करके आगे बढ़ें और आप सभी को मेरी जो है अग्रिम शुभकामनाएं हैं। आप मेंस एग्जाम अच्छे से क्रैक करें, यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने कीमती समय निकालकर आपने हम लोग के लिए समय निकाला और इस सेशन को संबोधित किया उसके लिए। हमारे बीच में इस महत्वपूर्ण सेशन में श्री मुरलीधर चंद्रम सर उपस्थित हैं। आप सदस्य हैं जिला बाल कल्याण समिति। आपसे भी आग्रह करूंगा इस अवसर पर हम सभी छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करें। रिस्पेक्टेड सर। चंद्रम सर उपस्थित है मीटिंग में? सर ज्वाइन है कि ज्वाइन तो थे उस टाइम? शायद सर की उपस्थिति नहीं है, क्योंकि सेशन अपने समापन की ओर है। तो हमारे बीच में हमारे विधि विभाग की एचओडी आदरणीय श्रीमती आभा सिन्हा मैम भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी संक्षिप्त रूप में आग्रह करूंगा इस महत्वपूर्ण सेशन पर अपने विचार रखें, हम सभी छात्र छात्राओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आभा मैम। आदरणीय पीके भट्ट सर, उषा मैडम, आज आप लोग ने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के स्टूडेंट को दिया। आज का टॉपिक जैसा आप लोग ने देखा कि प्रिपरेशन ऑफ सीजे सिविल जज क्लास मेन एग्जामिनेशन के बारे में था, जिसकी पूर्ण जानकारी हमारे भट्ट सर ने दी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जितने भी स्टूडेंट इस वेबिनार में इकट्ठा हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, उनको लाभ हुआ होगा। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश्वर जी, चंद्रम सर उपस्थित हैं हमारे बीच में। हाँ जी जी, उन्हीं को मैं देख रहा था, अब नहीं आया तो मैं फिर एक बार पुनः सर जुड़ गए हैं तो मैं। नमस्कार। हाँ सर, दिख रहे हैं आप। मैं चंद्रम सर से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आदरणीय चंद्रम सर। और पहले तो मैं सबको, मेरा आदरणीय लोगों को सुना हूं मैं, रिस्पेक्टेड भट्ट सर और उषा जी को, और आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम को आयोजित किया और ये हमारे विद्यार्थियों के हित में, हमारे भावी जज लोगों के हित में बहुत अच्छा है। हम लोग तो सोशल वर्कर हैं, 1980 से समाज में काम कर रहे हैं, तो बहुत प्रकार की घटनाएं घटती हैं और आपसे न्याय की उम्मीद की जाती है। तो आप समर्पित होकर के उस काम को करेंगे और ये व्यवसाय नहीं होकर के एक प्रकार का न्याय दिलाने का जिम्मा आपके ऊपर है, और ये जिम्मा से बहुत अपेक्षा रखता है आपका जो वो है। और किसी भी अपराधी को छूटे मत, और जो निरपराध है वो उसको सजा ना हो, ये मेन काम है। और हम लोग आप लोगों से भविष्य में जज बनेंगे ऐसी शुभकामना मैं करता हूँ। और पढ़ाई तो बहुत लगती है, लॉ में तैयारी भी बहुत लगती है, लेकिन जब तैयार हो जाते हैं तब गरीब लोगों के केस को, तब बहुत नीचे तबके के लोगों को सेवा के भाव से, आप अपने समर्पित भाव से यदि समाज को सेवा देते हैं
तो मैं चाहूंगा कि एक अच्छा न्याय व्यवस्था हम लोग कायम कर पाएंगे और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारे लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी और आप सब सकुशल इस परीक्षा को पास करेंगे, मेरी शुभकामना है। और मुझे इस अवसर पर आपने बुलाया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आदरणीय मैम का, बहुत सावधानी मैम का और आप सब लोग आयोजकों का हृदय से आभारी रहूंगा। और हमको ज्ञान बहुत हुआ इससे। आप लोग तो उसको पढ़ते हैं, हम लोग तो खाली देखते हैं, प्रैक्टिकल है। तो अभी मैं CWC मेंबर बना हूं, तो बहुत कठिन सब्जेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हैं और कठिनाई तो रहती है, लेकिन कठिनाई के उस पार सफलता रहता है। हम लोग को छोटी छोटी चीजों में सिखाया जैसा है, पहले नदी में पुल नहीं होता था और नदी में पार करने के लिए नाव रहती थी, तो नाव को जैसे पार किए उस पार गांव होता था, तो डरते थे कैसे पार करेंगे करके। तो डर को छोड़ दीजिए। और आप लोग तो बहुत सिविल के जानकारी हैं, क्रिमिनल केस के जानकार हैं, और धीरे धीरे अभ्यास करने से, एक बार में नहीं 2 बार 3 बार में अभ्यास करने से आपको सफलता मिल जाएगी। पुनः एक बार आयोजक मंडल को मेरी ओर से धन्यवाद। समय कम है, आप 1 घंटा से आप लोगों को सुन रहे हैं और मेरी ओर से सबको शुभकामना कि आप सब अच्छे नंबर लेकर के एग्जाम में पास करें और आप एक अच्छे जज और वो बने। धन्यवाद, नमस्कार सब फिर से। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुरलीधरम चंद्रम सर। निश्चित ही आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा हम सबको बहुत आगे बढ़ाएगी और इससे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनसे इसको जरूर लाभ होगा। कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर, और अब मैं पूरे ससम्मान हमारे बीच में डॉक्टर अभय सिन्हा सर, प्रोफेसर PCL PG कॉलेज जहांगीर विधि विभाग, आपसे भी अनुरोध है सर कि इस सेशन को आप संबोधित करें, हमें अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर अभय सिन्हा सर। सर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी प्लीज मेक श्योर सर इज अवेलेबल और नॉट इन द मीटिंग। हाँ जी, लग रहा है मेरे को शायद सर बिजी हैं, नहीं है। मैम तो आपकी परमिशन को समापन किया जाए। हेलो सर हैं, एक बार उनको कॉल करो ना। हाँ जी सर, हाँ इसमें दिख रहे हैं सर, लेकिन शायद हाँ सर नमस्ते सर, मैं थोड़ा सा बाहर आ गया था। हाँ सर बोलिए। बहुत बहुत अवेलेबल तो है सर, धन्यवाद। हेलो हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ बोलिए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, चंद्रम सर को, मैडम को, इंदु सदवानी जिन्होंने ऐसे छात्राओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जो पहली बार एक प्रकार से देखा जाए कि बाकी तो सिविल जज प्री का काम हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं सर के मार्गदर्शन में कि मैक्सिमम लोग को जानकारी दे सकें इस प्रतियोगी परीक्षा के और जो भी प्रतियोगी परीक्षा के, लेकिन ये मेंस का पहली बार ये अवसर मिला है कि इसमें मेंस किस प्रकार से तैयारी की जाए। बहुत सारगर्भित और बहुत उपयोगी जानकारी आप सभी ने प्रदान की। मैं महाविद्यालय की तरफ डिपार्टमेंट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसी प्रकार से आप सभी सहयोग प्रदान करें, जिससे जो छात्र हैं, जो जरूरतमंद छात्र हैं, जो वो आगे बढ़ सके और उनका मार्ग प्रशस्त हो, अपने उद्देश्य में सफल हो सके। धन्यवाद। सर कुछ बोल रहे थे? हाँ वो आपको ही बुलाने के लिए बोल रहे सर, जब मैं नाम जी, मैं आप ही को बोला था कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने छात्र हित में इसका आयोजन किया, तो हम सब आपके आभारी हैं। अरे सर सृजन भी है, सृजन ने पूरा टेक्निकल सपोर्ट किया है। राजू सर जुड़े हैं? राजू सर शायद अच्छा नहीं है, शायद ऑफिस में होंगे। नहीं सर, जी राजू सर नहीं है अभी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और
जो भी सेलेक्ट हुए हैं वो सर से संपर्क में रहें नियमित रूप से, और सर अपना मार्गदर्शन सर से लेते रहें किस प्रकार से और हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। और आगे जैसे भी सर का मार्गदर्शन होगा, सभी का मार्गदर्शन होगा, सर फिर आपके लिए तत्पर हैं बताने के लिए जो भी कुछ कमी होगी, और कुछ आपको अगर लगेगा कि कुछ जरूरत है तो सर हर समय महाविद्यालय के हित में और जो ऐसे स्टूडेंट हैं उनके हित में जुड़े रहते हैं। मैं पुनः सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साधवानी मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी सर। हाँ आप ही के सहयोग से सिन्हा मैडम और सिन्हा सर के सहयोग से और आदरणीय भट्ट सर जी के सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ, और मुझे लगता है कि छात्र जरूर इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे और अपनी जो भी उनकी क्वेरीज थी उनको सॉर्ट आउट उन्होंने किया है। और आगे भी किसी भी प्रकार की कोई भी इस तरह की क्वेरी रहती है तो आप बेझिझक हमसे या जो भी आपके संपर्क में आपके गुरुजन है उनसे पूछ सकते हैं। इस आयोजन में आपकी सहभागिता के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को और सभी गुरुजनों का मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर रिस्पेक्टेड पूर्णेंदु कुमार भट्ट सर, डायरेक्टर भट्ट करियर सेपर कोचिंग बिलासपुर, श्रीमती उषा सांडिल मैम, अधिवक्ता हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जांजगीर, मुरलीधर चंद्रम सर, बाल कल्याण जिला समिति जांजगीर, रिस्पेक्टेड आभा मैम, HOD विधि विभाग TCL PG कॉलेज जांजगीर, डॉक्टर अभय सिन्हा सर, प्रोफेसर TCL PG कॉलेज जांजगीर, और हमारे टेक्निकल सपोर्ट सृजन शर्मा जी। आप सब लोग के विशेष प्रयास से, सबके समन्वय से यह कार्यक्रम सफल रहा, और मैं विशेष करके इंदु सदवानी मैम को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके सफल प्रयास से आज का यह कार्यक्रम सफल हो पाया। आप सभी गुरुजनों को पुनः प्रणाम, और आप सबको आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, अपना समय दिए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए विधिवत इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सृजन फोटो लिए कि नहीं लिए? हेलो सृजन जी। ये भी है। सृजन, हाँ